अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। हाल ही में भी मैं कंट्रोल लाइन से वापस लौटा हूं। बड़े तकलीफदेह हालात हैं। पूरी नीलम वैली की तारीख में अगर ये बात देखी जाए तो पहली दफ़ा ये बात रिपोर्ट हो रही है कि नीलम वैली के लोग जो है वो फायरिंग से तंग आकर नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि उसके क्या नताइज मुरतब होंगे, किस तरह से हिंदुस्तान की फ़ौज पूरी नीलम वैली को तंग करना चाहती है, पूरी नीलम वैली के लोगों को सिविलियन आबादी को निशाना बनाकर उनको तकलीफ में मुब्तला करके उनको उनके घर छोड़ने पे मजबूर कर रही है। उस पर बात करेंगे। फिर ख़ास तौर पे चूँकि जो लोग नीलम वैली को जानते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं कि बिल्कुल दरिया के एक तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो इस तफरीक के बीच में बहुत ज़्यादा सिविलियन आबादी जो है वो हिट होती है, उस पार हो या इस पार हो। दोनों फ़ौजें जब आपस में फायरिंग का तबादला करती हैं तो इफ़ेक्ट जो होता है अल्टीमेटली वो मुसलमान होते हैं, वो उस वैली के बासी होते हैं, अगर वो दरिया के उस पार हैं या इस पार हैं। तो इस दफ़ा एक और बड़ी तशवीशनाक बात सामने आई है। बड़ी डिफरेंट तरीके से इंडियन जो फोर्सेस हैं वो फायर कर रहे हैं, ड्रोन्स भेज रहे हैं, बड़ा फायर हो रहा है। कुछ ऐसे जो फायर हैं वो फ़िज़ा में फटते हैं, उससे जो है वो खिलौने नीचे आते हैं। उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान की फ़ौज ने एक नया शोशा छोड़ा है और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ने एक नया शोशा छोड़ा कि तकरीबन 300 से ज़ायद जो मिलिटेंट हैं वो एक्टिव हो चुके हैं वादी के अंदर, तो इसलिए जो हम वो कर्फ्यू को बढ़ा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर नीलम वैली के अलावा जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा जो तबाही आ रही है, माएँ अपने बेटों का, अपने प्यारों का खून सड़कों पे धो धो के अभी थकी नहीं है, लेकिन उनकी एक और दूसरी जो मुश्किल उनको पेश है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो नीलम वैली है, जो लोग जानते हैं नीलम वैली को, जो नुसेरी से शुरू होकर ताओ बट तक जाती है, उसमें जो खलीज है वो दरियाए नीलम है, जिसको किशन गंगा भी कहते हैं। उस पार भी मुसलमान है, इस पार भी मुसलमान है। इंडियन फोर्सेज जो हैं वो इस वक्त नीलम वैली के अंदर फायर करती हैं। तकरीबन जितने भी सेक्टर हैं उनमें फायर हो रही है। ख़ास तौर पे नीलम वैली जो है इसलिए उसकी अहमियत है उसमें बहुत ज़्यादा कि वो मैं आपको बेशुमार अपनी वीडियोज़ में उसका जिक्र कर चुका हूँ कि क्यों नीलम वैली इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या वजूहात हैं और क्या क्या उसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए हो या वो उसके वसाइल के एतबार से हो या उसकी सियाहत के एतबार से हो। सबसे पहले तो ये आप बात ज़हन में रखें कि इस वक्त जो नीलम वैली की लोकल पॉपुलेशन है वो तकरीबन सारी की सारी हिंदुस्तान की फ़ौज के उसमें बराह रास्त फायर की हिट में है, उसकी जद में है, उस पर उन पर फायर होता है। और फिर नुसेरी से लेकर अगर आप तौबट तक जाएँ तो सारे की सारी वादी जो है एक्सपोज है, उस पर भारी फायर किया जाता है, लोगों को मजबूर किया जाता है, उनके घरों को तबाह किया जाता है, उनकी अमलाक को तबाह किया जाता है, लोग ज़ख्मी होते हैं शदीद। अभी खबर नहीं बनती। जुल्म यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं क्यों नीलम वैली के उन लोगों का दर्द नज़र नहीं आता, क्यों उन लोगों की तकलीफ नज़र नहीं आती, क्यों उन लोगों का एहसास नहीं होता। एक आप ये बात जहन में रखें कि एक हिंदुस्तान की पोस्ट या एक छोटी जो है उनकी गन है वो पूरी नीलम वैली की रोड को ब्लॉक करने की सलाहियत रखती है, जो कि वो सारे का सारा एरिया एक्सपोज है। ये एक बड़ी इस दफ़ा एक तशवीशनाक बात है कि शारदा जो लोग जानते हैं टूरिज्म के व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और फिर उसकी एक और भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है हिंदू पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए। वहाँ एक किला है जिसको जो है वो शारदा फोर्ट भी कहते हैं। उधर उनके मुकद्दस मकामात हैं, वहाँ वो यात्री वहाँ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उस शारदा को बड़ा महफूज समझा जाता था। इस दफ़ा उस पर भी फायर हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से और बड़ी हेवी जो है वो गन इस्तेमाल की गई है। बहुत ज़्यादा लोग उससे परेशान होकर अब वो नकल मकानी पे मजबूर हैं। शारदा के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा कॉरिडोर खोलने की भी अभी बात हुई थी, जिसमें ये तजावीज़ दी गई थी। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल जो है उसने, जिसमें डॉक्टर रमेश कुमार हैं जो PTI के एमएनए भी हैं सिंध से, उन्होंने इसको विज़िट किया था। और वो जो हिंदुस्तान के जो कुछ यात्री हैं जो शारदा आना चाहते हैं उनके अबाव इजाद से उन्होंने इस बारे में सुन रखा है, उनके मुकद्दस मकामात हैं इधर, तो उन्होंने ये तजावीज़ दी थी। और वो ये कहते थे कि इस कॉरिडोर को खोला जाए हिंदुओं के लिए, जो लोग मजहबी अकीदत रखते हैं या इस रुझान रखते हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। तो एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, हिंदुओं ने उसको भी नहीं बख्शा, हिंदुस्तान की फ़ौज ने उसको नहीं बख्शा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर किया गया, शारदा पे फायर हुआ, पूरी उस वैली पे फायर किया गया,
बहुत ज़्यादा लोग अब वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वहाँ के जो लोकल MLA हैं उन्होंने भी इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले अगर आपको मैं हिस्टोरिकली एक बात बताऊं तो इससे पहले भी शारदा में बहुत पहले कहीं फायर हुआ था, इसी टेम्पल के इर्द गिर्द फायर हुआ था। तो उस वक्त जो हिंदुस्तान की जो पंडित थे उन्होंने एहतजाज किया था और फिर लोकसभा में ये बात उठी थी और वहाँ से फिर पाबंदी लगी थी। और उसके बाद एक तवील ब्रेक के बाद दोबारा हिंदुस्तान की फौज ने जो है वो इस पे फायर करना शुरू किया है। जहाँ तक शारदा कॉरिडोर का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा इस पे बात हुई है। पाकिस्तान, मैंने आपको पहले कहा कि हिंदू काउंसिल ने इस पे इसका विजिट किया था। हिंदू यात्री ये चाहते थे कि इसको खोला जाए, इसको अगर ये खोला जाता है तो इस पे बहुत ज़्यादा जो हिंदू पंडित वहाँ आबाद हैं, कश्मीर में आबाद हैं या हिंदुस्तान में आबाद हैं, वो इस तरफ आएंगे। जैसे अभी ये जो दूसरा कॉरिडोर अभी खुल रहा है, तो इसी तरह का ये कॉरिडोर भी था। तो कोऑपरेशन बढ़ेगी तो पीस बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदू अपनी ही मुकद्दस मकामात पे फायर कर रहे हैं। वो अपने उन यात्रियों के लिए उनके लिए तकलीफ का सबब बन रहे हैं। शारदा टेम्पल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर फायर हो रहा है। ये एक तकलीफ दे बात है। और इस फायर की वजह से बहुत ज़्यादा जो लोकल आबादी है वो नकल मकानी करने पर मजबूर है, वो अपने इलाकों को छोड़ने पर मजबूर है, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। इसके पीछे हिंदुस्तान की फिलॉसफी ये है कि इतना ज़्यादा तंग किया जाए लोगों को। लोकल आबादी चूँकि एक बहुत बड़ी ढाल है, वो हमेशा फौज के साथ, अपनी सिपाह के साथ लड़ती है, वो सफ़े अव्वल में होती है। बहुत लोकल लोग इस वक्त लड़ने के लिए हिंदुस्तान के साथ तैयार हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें असला दिया जाए, हम लड़ेंगे, हम फौज से पहले शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान इस बात को समझता है और इस बात की अहमियत को समझता है। सबसे बड़ी रुकावट उनके लिए जो है वो लोकल आबादी है। लोकल आबादी का जो पब्लिक नैरेटिव है उनके खिलाफ है। तो वो ये चाहते हैं कि आवाम को इतना तंग किया जाए, इतना जिच कर दिया जाए कि नैती फौज रह जाए इन सरहदों पे। और आवाम का जो उनके पीछे एक उस फौज के पीछे अवामी जो एक जो है वो जज्बा मौजूद है, आवाम का एक बहुत बड़ा जो ताउन मौजूद है, आवाम का एक प्रेशर मौजूद है, वो ख़त्म हो जाए और फौज को बिल्कुल अकेला कर दिया जाए और फौज फिर हमारे साथ लड़े। तो इस पे इसका नुकसान ये हो रहा होगा कि जाहिर है अब जब फौज बचेगी तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज़्यादा कशीदगी होगी, फिर उनके लिए शायद हमला करना भी आसान हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊं कि बहुत कम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। ये नहीं कि सब लोग एकदम मूव कर रहे हैं, हालात उनके लिए तशवीशनाक हैं। जाहिर है वहाँ इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहाँ एम्बुलेंस का उस तरह से प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा आबादी एक्सपोज्ड है, तो लोगों के पास मोर्चे नहीं है जिनमें वो छुप सकें। कुछ इस तरह की इज्तिमाई चीज़ें हैं जिसको जो चाहिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उस पर फोकस करे। चूँकि ये एक बहुत बड़ी तवील पट्टी है, इसको जब तक प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो जाहिर है फिर आपका ना तो आपका फिर मुजफ्फराबाद महफूज है और ना ही फिर आपका इस्लामाबाद महफूज है। इस पे इकदाम करने की ज़रूरत है, बहुत शदीद ज़रूरत है। इस पे इकदाम किए जाएँ, वहाँ लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, वहाँ लोगों को मोर्चे बना के दिए जाएँ ताकि वो लोग अपनी फ़ौज के साथ, अपनी सिपाह के साथ बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहें। और उसके लिए उसके साथ शाना बशाना हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट करते हैं। जहाँ तक एहतजाज और उस जो एक LOC के गिर चुकोटी सेक्टर में जो है वो एक लिबरेशन फ्रंट की तरफ से एहतजाज की कॉल है, वो अभी तक चल रहा है। वो उस पर कुछ इतलात की कि वो भूख हड़ताल में उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। फारूक हैदर साहब ने जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म में उन्होंने लिखा था जो है वो दुनिया को बताया जाए, ये जितने भी P5 हैं उनके वफूद यहाँ आए और वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उस पर भी कोई अभी तक जवाब जो है वो नहीं दिया गया। इसके अलावा जो सबसे तकलीफ दे बात है वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो फायर किया जाता है वो फ़िज़ा में ऐसे वो जो फायर है फ़िज़ा में ब्रस्ट होता है और उसकी सूरत में नीचे ज़मीन पे मुख्तलिफ खिलौने लगते हैं, उनमें घड़ियाँ होती हैं, उनमें और बच्चों की चीज़ें होती हैं और वो बच्चे जैसे ही उसको उठाते हैं तो वो एकदम से फट जाते हैं। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। स्कूल बंद हैं। कश्मीर की अगर बात करें हम तो उसमें सबसे ज़्यादा एक तो ये है कि अब जो माएँ बहनें अपने प्यारों का जो खून है वो सड़कों पे धो धो के तंग आ चुकी हैं। ये एक सितम से उनकी जान छूटती है तो दूसरा सितम उनका मुंतज़िर होता है। ये जो सीज़न था उनका पूरे का पूरा तबाह बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान की फ़ौज ने। इस सीज़न में वो लोग अपनी फसलें उगाते थे, काटते थे। इस सीज़न में वो लोग अपना फ्रूट बेचते थे। इस सीज़न में जितनी उन्होंने साल भर की मेहनत की होती है उस मेहनत को उस सरमाए को महफूज करने का ये सीज़न होता है। लेकिन सारे का सारा ये सीज़न रायगां हो गया। इसमें वो ना अपने फ्रूट को समेट सके, ना
वो मंडियों तक लेके जा सके, ना वो अपने फलों को उस तरह से उतार सके। तो यूँ समझिए कि एक तो उनको माली तौर पे बहुत शदीद नुकसान है। अद्वियात की वजह से जो परेशानी थी उससे कई गुना बढ़ के ये परेशानी है कि उनका जो फरूट था जिसपे उनके घर बार उनके चूल्हे जलते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस शोबे से वाबस्ते हैं, उनका सारा जितना भी कारोबार था वो तबाह बर्बाद होकर रह चुका हुआ है। हिंदुस्तान की फौज ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि वादी के अंदर कोई 300 से जायद जो है वो जिनको वो मिलिटेंट कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, वो सरगर्म हो चुके हैं, तो इसलिए हमारी फौज का जो है वो वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। उनको इस बात की समझ नहीं है कि जहाँ उनके 9 लाख से जायद फौजी और तकरीबन 15 लाख के करीब कुल मिला के जो उनकी फोर्सेज इस वक्त वादी के अंदर ऑपरेट कर रही है, इतना ऑपरेशन है, इतना जबर है, इसके बावजूद भी अगर उनको 300 मिलिटेंट जो है वो नज़र नहीं आते या उनके फोर्सेज के होते हुए वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर उनकी जवाज़ पे उंगली है, उनके जवाज़ पे सवालिया निशान है, उनके वहाँ रहने का क्या जवाज़ रह जाता है। ये इस तरह की कोई जो है वो शोशे छोड़े जाते हैं उनकी तरफ से। तकलीफ दे बात यह है कि कर्फ्यू नहीं उठ रहा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस पार हूँ या उस पार हूँ। इस पे फ़िलहाल मेरी तरफ से यही कुछ, इंशाल्लाह अब यहाँ से यहीं से इस्लामाबाद से ही मुखातिब हूँगा रूटीन के मामलात पे। मैंने आपसे ये कमिटमेंट की थी कि मैं LOC पे उन लोगों के पास जाऊँगा, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा, लेकिन यकीन मानिए इतनी वीरानी सी वहाँ छा जाती है, वहाँ जाके इतना खौफ आता है। मैंने तकरीबन 10 से 12 दिन वहाँ क़याम किया। मेरा कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ यही था कि मैं उस तरफ जाऊँगा, वो वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत ज़्यादा खौफ है, हिरास है। कोई पता नहीं है मैं कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि एकदम आप कहीं बाहर होते हैं तो एकदम से आपको फायर की आवाज़ें लगने आती हैं और आप फिर भाग जाते हैं और आप कहीं छुपने और कहीं पनाह लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। मेरी तरफ से यही कुछ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।